क्या कहा तुमने? शर्त? अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम विक्रमगढ़ के राजा के सामने शर्त रखोगी? वीरभद्र सिंह ने भौहें चढ़ाकर त्रिशला से पूछा और फिर एक सैनिक को कठोर शब्दों में आदेश देते हुए कहा, इस बेवकूफ लड़की को उठाकर वापस काल कोठरी में फेंक दो। इसके जीवन का फैसला हम कामिनी के ठीक होने के बाद करेंगे। काल कोठरी का नाम सुनकर जहां त्रिशला खामोश थी, तो वहीं सरोज का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसे घबराहट हो रही थी कि अगर महाराज ने काल कोठरी की जिम्मेदारी किसी दूसरे किन्नर को सौंप दी तो उसके लिए अपनी दवाई का इंतजाम कर पाना मुश्किल हो जाएगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, महाराज, क्या मुझे... इससे पहले कि सरोज अपनी बात पूरी कर पाता, वीरभद्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा, खामोश किन्नर, अगर ये लड़की दोबारा कारावास से बाहर नजर आई तो वो तुम दोनों का आखिरी दिन होगा। निकल जाओ यहाँ से। वीरभद्र का तेवर देखकर सरोज को जैसे सांप सूंघ गया, लेकिन उसे सुकून था कि त्रिशला उसका ट्रीटमेंट जारी रखेगी। आदेश पाते ही सैनिकों ने तुरंत त्रिशला को घेर लिया और उसे बाहर चलने का इशारा करने लगे। 2 कदम चलने के बाद त्रिशला रुकी और मुस्कुराते हुए वीरभद्र सिंह से बोली, महाराज, आप मुझे नहीं बल्कि कामिनी की जिंदगी को उससे दूर भेज रहे हैं। याद रखिएगा, उसकी जान सिर्फ मैं बचा सकती हूँ और कोई नहीं। सैनिकों, दूर ले जाओ इस बेवकूफ को हमारी नजरों से। वीरभद्र ने लगभग चीखते हुए कहा, जिसे सुनकर सैनिक त्रिशला को पकड़कर वापस काल कोठरी की तरफ ले जाने लगे। सरोज भी दुम दबाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। त्रिशला एक बार फिर अपने अंधेरे ठिकाने पर पहुंच चुकी थी। उसका मकसद उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने सोचा, क्या वीरभद्र मेरी शर्त मानेगा? अगर उस जिद्दी इंसान ने मुझे कामिनी का उपचार नहीं करने दिया तो कैसे पहुंचूंगी मैं अपनी मंजिल तक? त्रिशला को परेशान देखकर सरोज ने समझाते हुए कहा, महारानी सा, शिकार कभी शिकारी के सामने शर्त नहीं रखता, तो फिर आपको ये मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत थी? त्रिशला ने सिर उठाकर सरोज को देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, थोड़ा इंतजार करो, वक्त बताएगा कि शिकार कौन है और शिकारी कौन। त्रिशला ने तो बोलकर मुंह घुमा लिया, मगर सरोज अपने आप में सोचने लगी, हाय दैया, क्या कह रही है महारानी सा? कहीं ये महाराज का शिकार तो नहीं करने वाली? इधर रानी कामिनी के महल में एक एक पल भारी पड़ रहा था। अरावली के घने जंगलों से एक अनुभवी बूढ़े वैद्य को बुलाया गया था। कामिनी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसकी गर्दन नीली पड़ गई थी। वैद्य ने पीतल के कटोरे में एक घोल तैयार किया और एक नौकरानी की मदद से पूरा घोल कामिनी के मुंह में उड़ेल दिया। सभी लोग सांसें रोककर खड़े थे। तभी वीरभद्र रुआसा होकर बोला, इसकी तो आवाज भी नहीं निकल रही है और ना ही बदन में कोई हरकत हो रही है। वैद्य, जल्दी कुछ कीजिए, हम अपनी कामिनी को इस हालत में नहीं देख सकते। वैद्य ने आश्वस्त होकर कहा, घबराइए मत महाराज, बस थोड़ी देर में असर दिखने लगेगा। इसके बाद वैद्य ने बारी बारी से कामिनी की दोनों आंखें खोलकर जांच की। उसकी नाड़ी देखता रहा, लेकिन कामिनी के बदन में कोई हलचल नहीं हुई। ये देखकर वैद्य का चेहरा उतर गया। अपनी बेबसी जाहिर करते हुए वो बोला, माफ करिए महाराज, इनके शरीर में किसी ऐसे विषैले सांप का जहर है जो हमारे राज्य में नहीं पाया जाता, वरना मेरी दवा का असर जरूर होता। अपने रिश्तेदारों को बुला लीजिए, किसी भी क्षण ये... नहीं। वैद्य की बात सुनकर
वीरभद्र सिंह एकदम से भड़क उठा। उसने वैद्य की गर्दन पकड़ ली और धमकी देते हुए बोला, अपनी जबान को लगाम दो बुड्ढे। हम कामिनी को ऐसे नहीं जाने देंगे, नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तुम्हारे पास जो भी विद्या है सब लगा डालो। अगर तंत्र मंत्र की जरूरत पड़े तो हम उसकी व्यवस्था भी कर देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर इसकी जान बचाओ, वरना हम राज्य के सारे वैद्य हकीमों की हत्या करवा देंगे। वो बूढ़ा वैद्य हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा रहा कि तभी सामने एक सैनिक आया और झुककर प्रणाम करने के बाद बोला, महाराज, हमने एक दुभाषिए की मदद से सच उगलवा लिया है। वो हमलावर सोनगढ़ से आए थे। क्या? सोनगढ़ का नाम सुनते ही वीरभद्र की आंखें गुस्से और हैरानी से खुली की खुली रह गईं। बूढ़े वैद्य को उसने ढकेल कर एक किनारे किया और ललकारते हुए बोला, हमें मालूम था ये घिनौना काम सोनगढ़ का राजा ही कर सकता है। अब हमें सारा माजरा समझ में आ रहा है। त्रिशला और उसके बाप ने मिलकर उन हत्यारों को कामिनी की जान लेने के लिए ही भेजा था। हम उन पर शक ना करेंगे, इसलिए त्रिशला ने हमारी जान बचाने का नाटक किया। संभव है महाराज, वो आपकी भी जान लेना चाहते हो। राजवैद्य, जो कामिनी के सिरहाने खड़ा था, राजा की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे लगता है इसीलिए रानी त्रिशला बार बार ये कह रही थी कि इस जहर की काट केवल उनके पास मौजूद है, किसी और के पास नहीं। वो रानी कामिनी की जान बचाकर आपको अपना कर्जदार बनाना चाहती है। शायद इसीलिए उन्होंने आपके सामने शर्त भी रखी थी। कोकिला ने जब देखा कि सारे लोग एक सुर में त्रिशला को कोस रहे हैं, तो उसने भी बहती गंगा में हाथ धोने की सोची। राजा के नजदीक आकर वो बोली, आपकी शंका बिल्कुल ठीक है महाराज। तभी तो मैं सोचूं कि ये गूंगी गुड़िया अचानक से बोलने क्यों लगी। सब कुछ इसका ही किया धरा है। वो दुष्ट त्रिशला आपसे अपने अपमान का बदला लेना चाहती है। राजा की आंखों से ज्वालामुखी फूटने लगा। वो तन कर बोला, अगर त्रिशला अपमान का बदला लेना चाहती है तो हम उसे और अपमानित करेंगे। वीरभद्र सिंह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ महल से निकल ही रहा था कि तभी राजवैद्य कश्यप की आवाज सुनाई पड़ी, महाराज, माफ करें, लेकिन इस समय आपको यहीं रहना चाहिए। त्रिशला को मृत्यु दंड तो आप कल भी दे सकते हैं, लेकिन कल तक पता नहीं हमारी रानी कामिनी जिंदा भी रहेंगी या नहीं। वीरभद्र सिंह डांटते हुए बोला, हमारे यहाँ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजवैद्य तुम हो, तुमसे जो बन पड़े वो करो। अपनी पूरी ताकत लगा दो। हम त्रिशला के पास जा रहे हैं। अगर उसके पास जहर की काट मौजूद है तो हम लेकर आएंगे, वरना कामिनी की मृत्यु से पहले हम उसकी जान ले लेंगे। सरोज ने जब कदमों की आवाज सुनी तो उसकी सांस अटक गई। अगले ही पल राजा वीरभद्र सिंह कुछ सैनिकों के साथ आता हुआ दिखाई पड़ा। सरोज ने तुरंत आगे बढ़कर कारावास का दरवाजा खोल दिया और खुद गेट छोड़कर किनारे हट गया। त्रिशला को भी एहसास हो चुका था कि अब फैसले की घड़ी आ गई है। वीरभद्र सिंह ने त्रिशला के पास पहुंचकर उसकी गर्दन पकड़ ली और ऐंठ कर बोला, नालायक, तेरी ये मजाल कि तू हमारे साथ विश्वासघात करे। तूने सोचा भी कैसे कि इतना बड़ा धोखा करने के बाद तू जिंदा बच जाएगी। त्रिशला का दम घुटने लगा, लेकिन उसकी आंखों में डर कम और हैरानी ज्यादा थी। बड़ी मुश्किल से उसने दबी आवाज में पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? ये पानी फैल जाए वहीं पे। वीरभद्र सिंह दहाड़ते हुए बोला, तुमने अपने बाप के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की है। तुम राज परिवार की हत्या करवाकर इस राज्य पर अपने बाप की सत्ता कायम करना चाहती हो। क्या ये सच नहीं
कि सोनगढ़ के हमलावरों ने जिस जहर से कामिनी को मारने की कोशिश की है, उसकी काट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। इतना बड़ा आरोप सुनकर त्रिशला पूरी तरह हैरान हो गई। उसने वीरभद्र का हाथ अपनी गर्दन से अलग करने की कोशिश करते हुए कहा, अगर आपकी जान लेना ही मेरा मकसद होता तो आप अभी जिंदा नहीं होते। मैंने किसी के साथ कोई संधि नहीं की और ना ही मैं उन हमलावरों को जानती हूँ। रही बात जहर की काट की, तो वो मेरे पास नहीं है। इतना सुनते ही राजा ने त्रिशला को एक जोर का धक्का दिया और वो पीछे दीवार से टकरा गई। वीरभद्र सिंह दांत पीसते हुए बोला, जब तुम्हारे पास जहर की काट ही नहीं, फिर तुम कामिनी को बचाने का दावा कैसे कर रही थी? कहते कहते वीरभद्र सिंह ने गुस्से में अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। लेकिन इससे पहले कि वो त्रिशला पर हमला करता, त्रिशला दूर हटते हुए बोली, मेरे पास काट नहीं है, लेकिन मैं ऐसी दवा बना सकती हूँ जो कामिनी के शरीर से धीरे धीरे जहर को बाहर निकाल देगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरा विश्वास करना होगा और मेरी बात माननी होगी। तुम्हें दवा का ज्ञान? बेवकूफ लड़की, ना तो तुम वैद्य हो और ना ही वैज्ञानिक। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे पास जहर की काट पहले से मौजूद होगी, लेकिन तुम दवा बनाने के नाम पर हमारा वक्त बर्बाद करना चाहती हो। लेकिन आज हमारे पास वक्त की कमी है। ऐसा कहकर वीरभद्र सिंह ने तलवार हवा में लहराई कि तभी बाहर से एक किन्नर की आवाज गूंजी, महाराज, गजब हो गया, रानी का पूरा बदन नीला पड़ गया है। वो बेहोशी में न जाने क्या क्या बक रही है, किसी मछली की तरह छटपटा रही है। राजवैद्य कहते हैं कि अब वो बस कुछ देर की मेहमान है। वीरभद्र का चेहरा अचानक उतर गया। वो झुंझला कर बोला, ये राजवैद्य मरेगा हमारे हाथों। हर साल हम लाखों स्वर्ण मुद्राएं इन निकम्मे वैद्य हकीमों पर खर्च करते हैं, लेकिन आज जब इनकी जरूरत है, सब हाथ पर हाथ धरे खड़े हैं। अगर कामिनी को कुछ हो गया तो हम इन सब के हाथ पांव बांधकर नदी में डुबा देंगे। वीरभद्र की बेबसी पर हंसते हुए त्रिशला ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, महाराज, राजवैद्य सच कह रहे हैं। कामिनी को कोई नहीं बचा सकता सिवाय मेरे। आप मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं उसे नहीं बचा सकी तो आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। वैसे तो वीरभद्र सिंह गुस्से में था, लेकिन राज्य के सभी वैद्य हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए थे। अगर उम्मीद की कोई किरण दिख रही थी तो वो सिर्फ त्रिशला थी। उसने अपनी तलवार की नोक पर त्रिशला का घूंघट ऊपर सरकाया और उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, हम नहीं जानते कि तुम्हें दवा का ज्ञान कब और कैसे हुआ, लेकिन अगर बचा सकती हो तो कामिनी को बचा लो। हम इसके बदले तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। लेकिन अगर तुमने हमारे साथ धोखा किया तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। त्रिशला ने एक फीकी हंसी हंसी और फिर तलवार की नोक को बड़ी नजाकत से अपनी उंगली से दूर करते हुए बोली, मैं तैयार हूं महाराज, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। आप मान लीजिए, मैं उनकी जान बचा लूंगी। वीरभद्र सिंह को ना चाहते हुए भी त्रिशला के आगे झुकना पड़ा। उसने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा, बोलो, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? त्रिशला बिना एक पल गवाए बोली, पागल, रिकॉर्डिंग चले। मेरी पहली शर्त ये है कि महारानी का दर्जा मुझे वापस दिया जाए, और दूसरी शर्त ये है कि भविष्य में राज्य से जुड़े सारे फैसले मेरी सहमति से होंगे। ये सुनकर उस कोठरी में खड़े सभी लोग सन्न रह गए। वीरभद्र भी हैरान हुए बिना ना रह सका। त्रिशला इस तरह की शर्त भी रख सकती है, इस बारे में राजा ने सोचा भी नहीं था।
वीरभद्र का नेचर सब जानते थे। वो कभी इस तरह की शर्त नहीं मानेगा। मगर वीरभद्र सिंह ने सभी को चौंकाते हुए तपाक से कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। वीरभद्र के इतना कहते ही वहां सन्नाटा छा गया। आखिरकार त्रिशला ने वीरभद्र सिंह को अपने कदमों में झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन तभी एक नया धमाका करती हुई त्रिशला बोली, ऐसे नहीं महाराज, यहाँ ना तो आपका महामंत्री है और ना ही सेनापति, इसलिए सिर्फ वचन देने की बजाय आपको इस घोषणा। त्रिशला बिना एक पल गवाए बोली, मेरी पहली शर्त यह है कि महारानी का दर्जा मुझे वापस दिया जाए, और दूसरी शर्त यह है कि भविष्य में राज्य से जुड़े सारे फैसले मेरी सहमति से होंगे। ये सुनकर उस कोठरी में खड़े सभी लोग सन्न रह गए। वीरभद्र भी हैरान हुए बिना ना रह सका। त्रिशला इस तरह की शर्त भी रख सकती है, इस बारे में राजा ने सोचा भी नहीं था। वीरभद्र का नेचर सब जानते थे। वो कभी इस तरह की शर्त नहीं मानेगा। मगर वीरभद्र सिंह ने सभी को चौंकाते हुए तपाक से कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। वीरभद्र के इतना कहते ही वहां सन्नाटा छा गया। आखिरकार त्रिशला ने वीरभद्र सिंह को अपने कदमों में झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन तभी एक नया धमाका करती हुई त्रिशला बोली, ऐसे नहीं महाराज, यहाँ ना तो आपका महामंत्री है और ना ही सेनापति, इसलिए सिर्फ वचन देने की बजाय आपको इस घोषणा के लिए शाही आदेश जारी करना होगा। अभी के अभी पूरे राज्य में ये खबर जानी चाहिए कि त्रिशला दोबारा विक्रमगढ़ की महारानी बन गई है। इतना सुनते ही वीरभद्र सिंह का धीरज डोल गया। वो गुस्से में हुंकारते हुए बोला, त्रिशला, तुम हमारे सैनिकों के सामने हमारा अपमान कर रही हो। हम विक्रमगढ़ के महाराज हैं। हमारी जुबान से निकली हुई कोई बात खाली नहीं जाती। हमने जब कह दिया कि तुम्हारी दोनों शर्तें हमें मंजूर हैं, तो फिर इस तरह की मांग करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? कल राज्य के हर प्रांत में हम इसकी मुनादी करवा देंगे। अब चलो, समय बर्बाद मत करो। लेकिन त्रिशला अपनी जगह से रत्ती भर भी ना हिली। वो मुस्कुरा कर बोली, माफ करिए महाराज, लेकिन हमें आपकी बात पर भरोसा नहीं है। मुझे मालूम है कि ये रात का पहर है, लेकिन फिर भी आपको घोषणा करवानी होगी कि त्रिशला दोबारा विक्रमगढ़ की महारानी बन चुकी है, और आज से राजकाज के छोटे बड़े सभी फैसलों में मेरी भी भागीदारी होगी। आपके सैनिक पीछे खड़े हैं, तुरंत उन्हें आदेश दीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। महाराज के होंठ गुस्से से कांप रहे थे, भौहें चढ़ी हुई थी और आंखों से अंगारे फूट रहे थे। लेकिन उसके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी हालत थी। यहाँ त्रिशला के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर कामिनी की सांस छूटती जा रही थी। क्या वीरभद्र सिंह को मजबूर होकर त्रिशला की शर्तें माननी पड़ेंगी, या वो त्रिशला को मृत्यु दंड देगा? क्या सचमुच त्रिशला के इशारे पर ही सोनगढ़ के हत्यारों ने वीरभद्र सिंह और कामिनी पर हमला किया था? क्या कामिनी की जान बच सके? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।